बताते यार तू यूपीएससी की तैयारी कर ले तो उसमें लग जाते हैं। नहीं, ये ठीक नहीं है, एक काम कर तू एलएलबी कर ले, जुडिशरी में चला जा। तो उन बच्चों के लिए, उन युवाओं के लिए क्या कहेंगे आप? कोई भी फैसला लेना और कोई मुश्किल फैसला लेना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन बिना मुश्किल फैसले लिए आगे बढ़ पाना भी मुश्किल है। कितने घंटे की तैयारी आप करते थे? मान लिया अपना टारगेट लेके चलते हैं यार मुझे 12 घंटे पर डे पढ़ाई करनी है, 14 घंटे करनी है, प्री निकल गया कम से कम मेंस के लिए तो 17 घंटे 18 घंटे तक की तैयारी हम जो ना करने में लग जाते हैं। हमेशा आप टारगेट बेस्ड ही करें। मैंने घंटों से तो कभी पढ़ाई नहीं करी। जैसे अगर कभी गाने सुनना हो या किसी दोस्त से बात करना हो तो उसको जरूर अपनाएं, उससे एक माइंड फ्रेश रहता है, एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है। मेंस को लेकर हम बात करें तो मेंस को किन किन बातों में ध्यान रखकर तैयारी करनी चाहिए? उस क्वेश्चन में क्या क्या आंसर होना चाहिए वो उस पर क्लैरिटी रखना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेंस में। तो मेंस इज़ मोस्टली अबाउट प्रैक्टिस। जीएस की आपने प्रिपरेशन कैसे की थी? जो 6 सब्जेक्ट्स हैं जीएस के, पॉलिटी, इकोनॉमी, इकोलॉजी, ज्योग्राफी, इन सभी सब्जेक्ट्स में हिस्ट्री, इन सभी सब्जेक्ट्स की जो अपनी स्टैंडर्ड बुक्स हैं आप उनको फॉलो करें। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम देश के लाल में। मैं हूं आपके साथ सत्येंद्र भाटी। इस कार्यक्रम के दौरान हम अक्सर एक ऐसी शख्सियत को लेकर सामने आते हैं जिनसे आपको प्रेरणा मिलती है। जो बच्चे इस वक्त यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आखिरकार उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन बातों से सावधानी बरतनी चाहिए, उन सभी विषयों पर हम बात करते हैं। और आज हमारे साथ मौजूद हैं 2019 बैच के आईपीएस ऑफिसर शक्ति अवस्थी। शक्ति भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। हम आपके बारे में पढ़ रहे थे, 2019 बैच में आप आईपीएस बने, उससे पहले आप आईआरएस में आपका सिलेक्शन हो गया था। तो क्या पहले से एक जुनून था कि नहीं मुझे तो आईपीएस में ही सिलेक्शन चाहिए, मुझे तो आईएएस नहीं बनना है, आईआरएस नहीं चाहिए, मुझे आईपीएस ही बनना है मुझे? सभी सर्विसेज अच्छी हैं और सभी सर्विसेज में काफ़ी स्कोप रहता है देश सेवा करने का। और एक हमेशा से सपना था कि ग्राउंड लेवल पर आकर देश के लिए कुछ करने का। तो उसी दिशा में पहले मैं रेवेन्यू सर्विस में सेलेक्ट हुआ और उसके बाद फिर इंडियन पुलिस सर्विस में आया। कितने अटैम्प्ट आपने दिए, कितनी बार आपको असफलता का सामना करना? मैंने पहला अटेम्प्ट दिया तो मैं इंटरव्यू मैंने दिया था उस अटेम्प्ट में। सेकंड में आईआरएस में मेरा मतलब पहले ही अटेम्प्ट में आपने प्री मेंस क्लियर हो गए थे आपका? ओह गुड। सेकंड अटेम्प्ट में मेरा आईआरएस इनकम टैक्स में हुआ और थर्ड में आईपीएस में हुआ। थर्ड अटेम्प्ट में आईपीएस में आप हो गए थे। तो कैसे आपको लगा कि आपको यूपीएससी की तैयारी करना चाहिए? क्या पारिवारिक पृष्ठभूमि उस तरह की रही कि उस बैकग्राउंड से लोग हैं जो आपको लगा ठीक यार सब लोग उसमें ऑफिसर्स हैं तो मुझे भी वही करना चाहिए? नहीं, परिवार में कोई सिविल सर्विसेज में नहीं था। परिवार में पहला ही सिविल सर्विसेज में मेरा सिलेक्शन हुआ। फादर मेरे नेशनल इंश्योरेंस में नौकरी करते थे, मदर हाउसवाइफ थी। बट मेरा एक अपना जुनून था रोल मॉडल्स को देख के और अपने लाइफ से मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ और क्या मेरे ऑब्जेक्टिव्स हैं लाइफ के प्रति। तो उसको देखकर मैं पहले विदेश में नौकरी करता था और जब आप विदेश में होते हैं तो देश की याद ज़्यादा आती है। तो जब था पे वहीं पे मैंने फैसला लिया कि मुझे विदेश में नौकरी नहीं करनी है, वापस इंडिया आके देश की सेवा करनी है। तो फिर मैंने नौकरी छोड़ी और यहाँ की तैयारी करी और फिर सिलेक्शन हुआ। आप चूँकि मूल रूप से उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के रहने वाले हैं, लखनऊ से भी आपने शिक्षा प्राप्त की, लखनऊ में आपकी परवरिश भी काफ़ी लंबा समय आपका लखनऊ में बीता है। इंजीनियरिंग आपने की? इंजीनियरिंग मैंने रांची से करी। रांची से आपने की है। तो कैसे, किस कंपनी में आपको पहला सिलेक्शन हुआ प्राइवेट नौकरी में जो विदेश से? किस देश में आप गए, कितना समय आप रहे वहाँ? मेरा सिलेक्शन शाहपुर पलूंजी में हुआ। मैं सिविल इंजीनियर हूँ। मैंने रांची से बिट मैसरा से मैंने पहले सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी 2010 से 14 तक। फिर वहाँ मेरा सिलेक्शन शाहपुर पलूंजी कंस्ट्रक्शन कंपनी में हो गया था। वहाँ करीब 1.5 साल मैंने नौकरी की और मैं वहाँ पे अल्जीरिया में नौकरी करता था। तो आपको लगा कि विदेश देश नहीं हो सकता, इसलिए आपने सोचा कि चलो वापस चलते हैं। तो कभी जब आपने, कहते हैं कि लोगों का एक सपना होता है यार इंजीनियरिंग कर रहे हैं फिर कुछ भी कर रहे हैं, हम अच्छी नौकरी मिल जाती है, विदेश चले जाते हैं। अमूमन आज के टाइम में अगर बात करें कि मध्यम वर्ग परिवार का, तो उनको लगता है कि यार एक अच्छी नौकरी मिल जाती है, अच्छा हैंडसम अमाउंट आपको मिल रहा है। तो जब आपने ये फैसला लिया कि यार मुझे विदेश में नहीं रहना है, नौकरी छोड़ दी, नौकरी छोड़कर वापस आप आ गए, एक बार फिर से आप स्टडी शुरू कर दिया, आपने पढ़ाई करना अपना शुरू कर दिया, तो परिवार वालों ने आपको टोका नहीं कि यार क्या कर रहे हो तुम ऐसा, आप सक्सेस हो चुके हो और उसके बावजूद आप वापस आ रहे हो? नहीं, ज़रूर एक सबके मन में एक संशय ज़रूर होता है कि अच्छी नौकरी कोई क्यों छोड़ रहा है, लेकिन परिवार वाले काफ़ी सपोर्टिव थे।
उन्हें लगा कि इतना बड़ा फैसला इसने लिया है तो कुछ सोच समझ के लिया होगा। और शुरू में ज़रूर एक हिचकिचाहट होती है, लेकिन जब एक बार फैसला ले लिया तो फिर पीछे नहीं हट सकते उससे। और काफ़ी दृढ़ निश्चय के साथ फैसला लिया था और उसके बाद मेहनत भी करी और बाय गॉड्स ग्रेस सिलेक्शन हो गया। नहीं, अच्छी बात है। आप जैसा बता रहे हैं कि पहले ही अटैम्प्ट में हैं, आपने इंटरव्यू तक पहुंच जाना, ये अपने आप में बड़ी बात है। और सेकंड अटैम्प्ट में आईआरएस लेना, ये कोई कम बात तो नहीं है, क्योंकि अमूमन लोगों को 3-3 4-4 अटैम्प्ट के बावजूद भी वो मेंस क्लियर नहीं कर पाते हैं, जो फैक्ट है। लेकिन आपने इतनी जल्दी कामयाबी हासिल की, ये आपकी मेहनत ही रही है। लेकिन अगर हम बात करें कि युवाओं की, जो बच्चे इस वक्त तैयारी कर रहे हैं, लोगों को लगता है कि बच्चों को कि हमको तैयारी करनी है, आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले क्या उनको सोच अपनी रखनी चाहिए? क्योंकि आपकी तो नौकरी लग गई थी, आपने सोचा नहीं यार मेरा माइंड सेट है, मुझे ये करना है और इस पर मुझे करना है। तो जो बच्चे, मैं बहुत सारे बच्चों से इंटरेक्ट करता हूँ, वो भ्रमित रहते हैं, नहीं समझ पाते हैं उनको एक्चुअल में करना क्या है। उनको अभी कोई बता दे यार तू यूपीएससी की तैयारी कर ले, तो उसमें लग जाते हैं। नहीं, ये ठीक नहीं है, एक काम कर, तू एलएलबी कर ले, जुडिशरी में चला जा। तो उन बच्चों के लिए, उन युवाओं के लिए क्या कहेंगे आप? सबसे ज़रूरी उन युवाओं को मैं कहना चाहूँगा कि सबसे ज़रूरी ये है कि आप पर्पस जानिए कि आप किस उद्देश्य से आप किस उद्देश्य से आप आगे बढ़ रहे हैं और आप अल्टीमेटली लाइफ में करना क्या चाहते हैं। जब आपके मन में जो पर्पस है आपका वो क्लियर होगा तो आपके लाइफ की डिसीजन मेकिंग इतनी आसान हो जाएगी। और कोई भी फैसला लेना और कोई मुश्किल फैसला लेना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन बिना मुश्किल फैसले लिए आगे बढ़ पाना भी मुश्किल है। तो हमेशा लोगों के मन में एक द्वंद्व होता है कि क्या हमको ये मुश्किल फैसला लेना है कि नहीं लेना है। लेकिन मेरा उनको ये बोलना है कि आप बड़ा सोचें, ड्रीम बिग। जब आप बड़ा सोचेंगे तभी बड़े काम भी करेंगे। सबसे पहला आप बड़ा सोचें, फिर उस हिसाब से उसमें मेहनत करें और उसके बाद आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अगर मैं ये पूछूं कि शक्ति अवस्थी विदेश से लौटते हैं, वो अपने घर जाते हैं, फिर अपना बैग उठाते हैं, दिल्ली की तरफ वो निकल लेते हैं, पहला पड़ाव कहाँ रहता है? क्या कुछ स्ट्रेटजी बना के निकले थे कि मुझे यहाँ रहना है, मुझे यहाँ से तैयारी करनी है? कुछ प्लान था पहले से, या फिर सोचा कि नहीं यार चल के वहीं डिसाइड करते हैं? नहीं, मैं जब नौकरी छोड़ी तो मैं सीधा दिल्ली ही आया था और दिल्ली में रह के मैंने तैयारी भी करी। दिल्ली में मैं काफ़ी लंबे समय रहा भी। तो सीधा मेरी फ़्लाइट दिल्ली को ही थी और फिर मैंने आया वापस और कोचिंग ज्वाइन करी और यहाँ पे कमरे वगैरह लिए और फिर तैयारी शुरू कर दी। आप आजमगढ़ में एएसपी थे आप वहाँ पर, चूँकि आपने राजेंद्र नगर से तैयारी की है, तो राजेंद्र नगर के कल्चर में आप काफ़ी रहे हैं, आपने वो महसूस किया है कि किस तरह से बच्चे तैयारी करते हैं, क्या क्या चीज़ें वहाँ पर होती हैं। आपने वहाँ पर लाइब्रेरी बनाई, वही क्यूबिकल सिस्टम्स वहाँ पर बनाए कि बच्चे कैसे, ये कैसे जहन में आया कि यार आजमगढ़ जैसे ज़िले में यहाँ पर ये चीज़ करनी चाहिए? कप्तान साहब जो समय तत्कालीन का कप्तान साहब थे, अनुराग सर, और तब मैं वहाँ पे एएसपी लाइंस था। तो हमारे सर का आइडिया था और फिर क्योंकि एएसपी लाइंस जनरली आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करते हैं, तो मेरा सौभाग्य रहा कि उस समय एक पुलिस लाइन का में एक लाइब्रेरी का थॉट आया। और क्योंकि काफ़ी लंबे समय में दिल्ली में रहा तो मैंने ऐसी लाइब्रेरीज़ काफ़ी देखी थी और वो बच्चों के लिए काफ़ी असरदार रही। एक क्यूबिकल सिस्टम से एक प्राइवेसी भी रहती है और प्राइवेसी के साथ साथ एक अच्छा माहौल रहता है जिसमें एक दूसरे को लोग डिस्टर्ब नहीं करते हैं और पढ़ाई का अच्छा माहौल बनता है। दिल्ली में ऐसी लाइब्रेरियाँ काफ़ी कॉमन है। तो वही एक डिज़ाइन मन में था और उस डिज़ाइन से आगे बढ़े और उसी को फिर एग्जीक्यूट किया और काफ़ी उसको सफलता भी मिली। अभी भी उसमें लगातार बच्चों का एनरोलमेंट लगा रहता है और आजमगढ़ की पब्लिक में भी उसने काफ़ी पॉजिटिवली लिया, मीडिया ने उसको बहुत पॉजिटिवली लिया और उसको काफ़ी प्रमोट भी किया। तो ये ज़रूर एक पॉजिटिव डेवलपमेंट और अचीवमेंट था जो वहाँ पे अचीव हो पाया। आप साइंस साइड के स्टूडेंट रहे हैं आप, क्या ऑप्शनल आपने तय किया था? मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस था। PSIR आपने लिया? और उसमें पहला पेपर पॉलिटिकल साइंस का होता है, दूसरा पेपर इंटरनेशनल रिलेशंस का होता है। तो भले ही मैं साइंस का स्टूडेंट था, इंजीनियर था, पर क्योंकि सिविल सर्विसेज में जो हम सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं वो ज़्यादा पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन के साथ कॉमन थे। उनमें काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो हम लोग जनरल स्टडीज़ में भी पढ़ते हैं। तो ये देखते हुए कि उससे मुझे ओवरऑल हेल्प मिलेगी अपने GS के पेपर्स में भी, इंटरव्यू में भी, essay में भी, इसलिए मैंने पॉलिटिकल साइंस ऑप्शन लिया और सबसे ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट था उसमें।
मैंने जब पहले किताबें पढ़ी तो मैंने पाया कि काफ़ी अच्छा लग रहा है पढ़ के, पढ़ने में मज़ा भी आएगा भविष्य में। तो इन सब वजहों के चक्कर मैंने पॉलिटिकल साइंस लिया और नंबर भी हमेशा मेरे अच्छे हैं ऑप्शन। उसमें अच्छा है, यानी कि जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट आपने पढ़ा ही नहीं था उसको आपने चूज कर लिया और उसी को अपना पैशन बनाते हुए उसमें आपके नंबर भी अच्छे आए आपके। बिल्कुल, और मुझे काफ़ी पसंद भी था पढ़ना। और आज भी मैं काफ़ी किताबें पढ़ता रहता हूँ। उसकी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो भी लोग ऑप्शनल के बारे में द्वंद्व में हो, सबसे बड़ा क्राइटेरिया होना चाहिए कि आपको इंटरेस्ट किस चीज़ में। जब ऐसा ऑप्शन लेंगे जो आपको पढ़ने में मज़ा आएगा तो आप अपने आप ही नंबर अच्छे आ जाएंगे। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। चूँकि अगर मैं प्री की बात करूँ, प्रीलिम्स की, तो उसमें सी सेट तो आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहा होगा, क्योंकि आप साइंस सेट के स्टूडेंट रहे हैं। तो चाहे उसमें रीजनिंग हो चाहे कुछ भी हो, उसमें तो आपको आसानी रही होगी। जीएस की आपने प्रिपरेशन कैसे की थी? जीएस में कुछ किताबें हैं, स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जो 6 सब्जेक्ट्स हैं जीएस के। पॉलिटी, इकोनॉमी, इकोलॉजी, ज्योग्राफी, इन सभी सब्जेक्ट्स में हिस्ट्री, इन सभी सब्जेक्ट्स की जो अपनी स्टैंडर्ड बुक्स हैं आप उनको फॉलो करें और उसके बाद उन्हीं को रेगुलर रिवाइज करिए। अपने नंबर ऑफ सोर्सेज ना बढ़ाएं। तो मैंने कुछ 8-10 किताबें थी जो स्टैंडर्ड बुक्स थी, उनको पढ़ा और लगातार उनके नोट्स बना के उन्हीं को रिवाइज किया। और प्री में हमेशा प्री क्लियर भी हुआ और प्री में मेरे नंबर भी अच्छे आए, क्योंकि मैं टेस्ट पेपर्स काफ़ी सैम्पल पेपर्स काफ़ी लगाता था और उसके साथ साथ रिवीजन बहुत ज़्यादा करता था। तो ये दो मुझे था प्रीलिम्स निकालने के, यही 2 की फैक्टर्स हैं, मैक्सिमम सैम्पल पेपर्स और मैक्सिमम रिवीजन। मैं आपसे एक अहम बात ये जानना चाहूँगा। अमूमन एक लोगों के मन में एक थॉट है, अगर आपको यूपीएससी तैयारी करना है तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी को रट लेना है, इतने साल एनसीईआरटी पढ़ लेना है। 2010 से 14 तक आपने इंजीनियरिंग की थी, उससे पहले आपने एनसीईआरटी की वो किताबें पढ़ी थी 2010 से पहले। उसके बाद आप इंजीनियर बने, आप नौकरी करने चले जाते हैं, तो कई सालों का गैप हो जाता है। तो आपके मन में, और आपने चूँकि ये भी बताया कि फर्स्ट अटैम्प्ट में आपने प्री और मेंस क्वालिफाई भी कर लिए, तो आपको नहीं लगा कि जैसे लोग कहते नहीं यार पहले 1 साल एनसीईआरटी पढ़ते हैं उसके बाद हम अटैम्प्ट देंगे, कैसे ये लगा कि? नहीं, एनसीईआरटीज़ बहुत बेसिक होती हैं। एनसीईआरटी से केवल एक बेस मजबूत होता है। जो कोर्स बुक्स हैं, जो हायर लेवल की बुक्स हैं, तैयारी में वही बुक्स काम आती हैं। एनसीईआरटी केवल एक बेस तैयार करने में काम आती है। तो एनसीईआरटी आप और बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं, आप चाहें तो सारी एनसीईआरटीज़ को 15-20 दिन या 1 महीने में ख़त्म कर सकते हैं। क्योंकि मैं इसलिए भी आपसे पूछ रहा हूँ कि आप, कई बार हम क्लास लेने जाते हैं उन यूथ की, यंग्स की, कि जो ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं या पास आउट हो रहे होते हैं, उन पर क्या करना है, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं अभी आप, कि अभी हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। तो एक मन में सबके में एक बात बैठी हुई है कि एनसीईआरटी ही पहले कम से कम 1 साल पढ़ना है। तो आप चूँकि उनके लिए एक ऐसा एग्जाम्पल हैं कि जो उनकी इस मिथ्या को भी दूर कर रहे हैं कि यार ज़रूरी नहीं है आप 1 साल या 2 साल सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी में लगा दीजिए। तो इसलिए मैं आपसे ये समझना चाह रहा था कि वो युवा जो सिर्फ और सिर्फ 1 साल या 2 साल का समय सिर्फ एनसीईआरटी में लगा देते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़े उदाहरण है आप। नहीं, मेरा इसमें थोड़ा अलग मानना है। सारी एनसीईआरटी पढ़ने में अगर आप पढ़ेंगे तो 1 महीने में ख़त्म हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं। पर एनसीईआरटी पढ़े बिना भी लोग निकाल सकते हैं। मैं ये भी एक मिथ दूर करूँ। बहुत बार लोग एनसीईआरटीज़ को लगातार पढ़ते रहते हैं, लेकिन जो उसकी कोर्स बुक्स हैं, जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स की अलग अलग बुक्स हैं, वो एनसीईआरटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ना। एनसीईआरटी केवल एक बेसिक्स, बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं एनसीईआरटी में, वो बेस ही मजबूत करती है। और मुझे लगता है आप एनसीईआरटीज़ में अगर आप लगातार पढ़ें तो 1 महीने में आप 5-6 सब्जेक्ट्स हैं, उन सभी की एनसीईआरटी 1 महीने में आराम से ख़त्म कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी पढ़ना तो एक बहुत बेसिक चीज़ है, पर उसके बाद जो बुक्स हैं, जैसे पॉलिटी में एक किताब है एम लक्ष्मीकांत, आप एनसीईआरटी ना भी पढ़ें, आप लक्ष्मीकांत करें फिर भी आप क्लियर कर लेंगे। उसी तरीके से आपकी हिस्ट्री की जो बुक्स हैं, चाहे वो स्पेक्ट्रम की बुक आती है, आप एनसीईआरटी ना पढ़ें, आप स्पेक्ट्रम पढ़ें तो भी क्लियर कर लेंगे। हाँ, कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी में बहुत समय लगाने का कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आएगा। जो कोर्स बुक्स हैं, एनसीईआरटी बेसिक्स इंप्रूव करने के लिए ज़रूर पढ़ें, पर उसके बाद आपको जो आगे किताबें वो पढ़नी है। चूँकि आप तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट आप रहे हैं, यूपीएससी में कहा जाता है कि हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं उनके लिए बड़ा संघर्ष है, बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको क्या डिफरेंस नज़र आता है कि वाकई ही ऐसा है कि हिंदी मीडियम के बच्चों को ज़्यादा परेशानी होती है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कुछ ज़्यादा फेवरेबल चीज़ें होती हैं? ये मैं क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हूँ, तो ये सवाल को हिंदी मीडियम जो बच्चे हैं वो ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे।
पर जितना मैं समझता हूँ कि जो पेपर आता है वो पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है, और जो अखबार वगैरह भी है वो दोनों में ही आते हैं, तो कोई बेसिक तो फ़र्क नहीं होना चाहिए। पर उसके अलावा जो कोचिंग्स भी हैं वो भी आमतौर पे दोनों में पढ़ाती हैं, तो फंडामेंटल बेसिस पे तो मुझे लगता नहीं कि कोई फ़र्क आना चाहिए। लेकिन आजकल क्योंकि बच्चे ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम ही ऑप्ट करते हैं, तो उनका सिलेक्शन और या उनके नंबर ऑफ़ बच्चे ही ज़्यादा होते हैं, तो सिलेक्शन में उस हिसाब से रिफ्लेक्ट भी होता है। इंटरव्यू में कुछ इंप्रेशन ऐसा होता है कि यार अगर हिंदी मीडियम का बच्चा है तो जो पैनल बैठा हुआ है वो सोचता रहे हिंदी मीडियम का बच्चा है, ये सब इंटरव्यू में कुछ ऐसा कुछ? हालांकि मैंने अपने इंटरव्यू इंग्लिश में दिए, लेकिन बहुत बार बच्चे इंग्लिश ऑप्ट करने के बाद भी हिंदी में इंटरव्यू देते हैं, तो उससे भी उनके नंबर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मुझे लगता है इंटरव्यू में, और बल्कि इंटरव्यू अगर आप इंग्लिश में लिखें तो भी कई बार मिक्स लैंग्वेज में ही इंटरव्यू हो जाता है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि बच्चे आके खुद ही बोलते हैं कि सर मैंने भले ही इंग्लिश भर दिया है अपने, लेकिन मैं हिंदी में देना चाहता हूँ, क्योंकि सभी जो पाँचों इंटरव्यूअर्स होते हैं उनको हिंदी आती है, तो आम इंटरव्यू हिंदी में हो जाता है। वो कोई तो मुझे लगता है इंटरव्यू में लैंग्वेज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि कई बार ऐसे भी बच्चे मुझे मिले हैं जो रीजनल लैंग्वेज में उन्होंने इंटरव्यू दिया और वो सेलेक्ट हुए, तो उनके पास ट्रांसलेटर्स भी होते हैं यूपीएससी के पास। तो मुझे लगता है इंटरव्यू में लैंग्वेज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई उसमें फ़र्क नहीं पड़ता है। यानी एक भ्रम बना हुआ है लोगों में, कहते हैं कि अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़ के आए हैं तो जो पैनल बैठा हुआ है वो सोचते हैं अरे यार ये तो ऐसा नहीं है, या फिर कोई आईआईटीएन आता है या आईआईएम से आता है तो उसका ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, वो नंबर सिर्फ आपकी काबिलियत पर देते हैं। काबिलियत पे देते हैं, बल्कि कॉलेजेस से भी कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता। अगर बहुत बार ऐसे बच्चे भी होते हैं जो बहुत अच्छे कॉलेज से नहीं पढ़े होते हैं, पर उनके फिर भी इंटरव्यू नंबर बहुत अच्छा है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हमारे सामने मौजूद हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कॉलेजेस से भी कोई फ़र्क पड़ता है। इंटरव्यूअर्स केवल ये देखते हैं कि आप सर्विसेज में आने के लिए कितने रेडी हैं, कितने प्रिपेयर्ड हैं, और अगर आप सर्विस में आ जाएंगे तो आप जिस ऑब्जेक्टिव से आ रहे हैं आप उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करेंगे कि नहीं। कितना पूरा करते हैं आप उसको, इसका भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एकेडमिक्स में आपकी सेकंड डिवीजन रही है, थर्ड डिवीजन रही है, या फिर आप फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं, इसका भी कोई मतलब नहीं होता है। वो सिर्फ ये देखते हैं कि इस वक्त जिस चीज़ के लिए हम इसको चुन रहे हैं उसके लिए कितना परफेक्ट ये पर्सन बैठता है। ये ऐसा ही है। मेंस को लेकर हम बात करें तो मेंस को किन किन बातों में ध्यान रखकर तैयारी करनी चाहिए? मेंस में आंसर राइटिंग ही की है। आंसर राइटिंग में आप जो कीवर्ड्स होते हैं, आपको 7 से 8 मिनट मिलता है एक आंसर को लिखने में। उसमें सोचना भी है, इंट्रोडक्शन अलग सोचना है, बॉडी अलग सोचनी है आंसर की, कंक्लूजन अलग करना है, और इन सभी कुछ 7-8 मिनट में कंप्लीट कर देना है, और लगातार 3 घंटे तक करते रहना है। तो आंसर राइटिंग की होती है इसमें। आप रेगुलर आंसर प्रैक्टिस करिए। अब क्योंकि मेंस आने वाला है इस साल, जो अटेम्प्ट बच्चे देंगे उनका मेंस अगले ही कुछ महीनों में है, तो ज़रूर रोज़ कुछ कुछ आंसर लिखें। जब आप रोज़ 2-3 आंसर रोज़ लिखेंगे तो 2-3 महीने बाद आप पाएंगे कि आप बिल्कुल ही परिपक्व हो चुके होंगे। तो कंसिस्टेंसी मुझे लगता है की है, और उसके अलावा एक इंफॉर्मेशन और एक सही पर्सपेक्टिव, सही ग्रैस्प, क्वेश्चन को सही ग्रैस्प करना, सही समझना, उस क्वेश्चन में क्या क्या आंसर होना चाहिए वो उस पर क्लैरिटी रखना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेंस में। तो मेंस इज़ मोस्टली अबाउट प्रैक्टिस, रेगुलर रीडिंग, रिवीजन, और उसके बाद मोर देन दैट प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ऐसे का, निबंध का एक अहम रोल होता है मेंस के अंदर। इतना बड़ा लिखना है, टाइमिंग कम मिलती है, तो उसके हिसाब से कैसे तैयारी करना चाहिए, कैसे उसको लेकर समेटना होता है। चूँकि उसको ऐसा नहीं है कि आपने बड़ा उसको फैला दिया और उसके बाद आप उसको कंक्लूड नहीं कर पाते हैं, उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं, तो उनमें किस किस बात का ध्यान रखना चाहिए? ऐसे एक आर्टिकल की तरह है जो आप अखबारों में पढ़ रहे हैं, और उसमें एक फ्लो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जी। जब आप हमेशा ऐसे को ऐसे लिखें कि जो पढ़ेगा उसको मज़ा आए, अच्छा लगे पढ़ के। एक समा जो बंधना चाहिए ऐसे में वो होना चाहिए। तो ऐसे के जो खास इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं वो एक तो ये होता है कि आपका फ्लो बिल्कुल परफेक्ट है, आपका एक्सप्रेशन बहुत ही अच्छा है, और आपकी लैंग्वेज जो है वो बिल्कुल टू द पॉइंट है, आपके आर्ग्यूमेंट्स बिल्कुल एप्ट हैं, और सही उदाहरण देकर अलग अलग डायमेंशंस से करंट अफेयर्स को कोट करके, लोगों को कोट करके, स्टोरीज़ के फॉर्म में उसको लिख के, ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। कुछ लोग के अंदर फ्लेयर होता है आंसर राइटिंग का, तो ऐसे उन लोगों को ज़रूर फ़ायदा देता है जो लोग अच्छा लिखते हैं, चाहे वो किसी भी भाषा में लिख रहे हों। तो यही आई थिंक बेसिक चीज़ें हैं ऐसे की। और आजकल तो ऐसे बड़े ही डाइवर्स टॉपिक्स पे आ रहे हैं जिसमें आपके पास काफ़ी स्कोप रहता है इनोवेट करने का, अपने आउट ऑफ द बॉक्स क्रिएटिव थिंकिंग को लाने का। तो ऐसे तो एक बड़ा ही डिफरेंट सा पेपर है, सबसे अलग पेपर है वो, जितने भी सिविल सर्विसेज के पेपर हैं ऐसे उनमें से सबसे अलग है। तो यही से कुछ बेसिक चीज़ें रखनी चाहिए। बाकी उसके अलावा भी ऐसी बहुत चीज़ें होंगी
जो लोग और टॉपर्स अपना रहे होंगे, जिसको जैसे वो सूट करे और जो अच्छा उसको ऐसे के फॉर्म में बांध सके। कहते हैं यूपीएससी की तैयारी करनी है तो टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी बात होती है। कैसे मानते हैं टाइम मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए? और मैं बात करूं शक्ति अवस्थी ने कैसे अपना टाइम मैनेजमेंट किया था? टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है और स्ट्रैटेजी का बहुत अहम हिस्सा है। हमेशा आप टाइम को अपने टारगेट के हिसाब से रखें। आप सोच लें कि मुझे इस हफ्ते में या इस दिन या इस 2-3 दिन में ये टॉपिक्स ख़त्म करने हैं, और दिन को ख़त्म तभी करें जब उस दिन का टारगेट पूरा हो जाए। अगर कभी ऐसा हो रहा है कि आपको 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ा तो एक्स्ट्रा पढ़ें, अगर कभी 1 घंटा कम पढ़ना पड़ा तो वो भी ठीक है। पर अगर आप टारगेट बेस्ड अप्रोच रखेंगे तो आपका टाइम मैनेजमेंट भी बेहतर होगा, और एक चैलेंजिंग टाइप का आप टाइम मैनेजमेंट रखें। बहुत मुश्किल भी ना हो और बहुत आसान भी ना हो, एक मिडिल में हो, ताकि कभी अगर कुछ पढ़ाई किसी वजह से नहीं हो पाती है तो अगले दिन वो कंपनसेट भी हो जाए। तो टाइम मैनेजमेंट को आप हमेशा एक फ्लेक्सिबल लेकिन एक चैलेंजिंग फॉर्म में रखें। कितने घंटे की तैयारी आप करते थे? मान लीजिए अपना टारगेट लेके चलते हैं, यार मुझे 12 घंटे पर डे पढ़ाई करनी है, 14 घंटे करनी है, प्री निकल गया कम से कम मैथ्स के लिए तो 17 घंटे 18 घंटे तक की तैयारी हम जो ना करने में लग जाते हैं। कितना बड़ा प्रेशर होता है उस टाइम पर? हमेशा आप टारगेट बेस्ड ही करें। मैंने घंटों से तो कभी पढ़ाई नहीं करी और नापी भी नहीं, लेकिन हमेशा ही जो टारगेट होते थे वो मुश्किल होते थे, तो शायद 10-12 घंटे तो पढ़ाई हो जाती होगी। उसके अलावा ज़रूर अच्छी नींद लें, वो बहुत ज़रूरी है, तभी जो आप बार बार पढ़ रहे हैं आपको याद रहेगा और आपकी मेमोरी में फ्रेश रहेगा। तो ज़रूर 7 से 8 घंटा सोने का प्रयास करें। उसके अलावा आपको कोई हॉबी है, ऐसी हॉबी जिसमें आप थके नहीं, जैसे अगर कभी गाने सुनना हो या किसी दोस्त से बात करना हो तो उसको ज़रूर अपनाएं। उससे एक माइंड फ्रेश रहता है, एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है, और उसके बाद जब आप उस हॉबी से उठते हैं तो आपको नई ऊर्जा भी मिलती है पढ़ाई करने की। हाँ, ऐसी कोई हॉबी ना अपनाएं जिसमें आप बहुत थक जाएँ। अगर आप बहुत थक जाएंगे तो पढ़ाई में वो डिस्टर्ब होगा। हाँ, तो ऐसा कुछ करें, हमेशा एक बैलेंस बना के रखें, और ख़ास करके जब एग्ज़ाम्स आ रहे हों तो आप टाइम को उसी हिसाब से मैनेज करें, टारगेट्स और मजबूत कर लें, और ऐसी इस तरह का स्ट्रैटेजी बनाएं कि आपकी जो परफॉर्मेंस हो वो एग्ज़ाम के दिन ही पीक करे, बर्नआउट भी ना हो। शुरू में बच्चे कई बार बहुत ज़्यादा टफ शेड्यूल बना लेते हैं, फिर वो 2 महीने बाद बर्नआउट उनको हो जाता है, वो थक जाते हैं। तो वैसा भी ना करें, हमेशा बैलेंस बना के रखें, और वही आपको काम आएगा। यानी कि बड़ी बात बोल रहे हैं आप कि ऐसा नहीं कि अगर आप जैसे बहुत सारे हम देखते हैं जो बच्चे रनिंग कर रहे होते हैं कि स्टार्टिंग में बहुत स्पीड से दौड़ना शुरू कर देते हैं, और जो डेस्टिनेशन होता है उससे पहले ही वो थक जाते हैं फिर। तो इसलिए ऐसा ना करें कि स्टार्टिंग में तो आपने 15, 16, 17 घंटे का शेड्यूल बना लिया और पता लगे धीरे धीरे वो 5 घंटे पर आ गया। मेन बात यह है कि आपको जो भी बनाना है वो धीरे धीरे आपको अप करना है, ताकि जब परीक्षा का वक्त आता है उस वक्त आप पूरी तैयारी के साथ वहाँ पर बैठ सकें। रिजल्ट आया आपको 154, राइट? ये रैंक आपकी आई थी। आपको पता था ठीक यार मेरिट के हिसाब से आईपीएस में सिलेक्शन हो गया है। तो कौन सा कैडर आपको मनपसंद चाहिए था, या यूपी ही आपने फर्स्ट? नहीं, सेकंड प्रायोरिटी था मेरा। ओके, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या था? एगमोट कैडर मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी था, तो सेकंड था यूपी, और सब कैडर अच्छे हैं। वो तो अच्छा, रैंक अच्छी थी तो सबसे कैडर मिल गया था। कैडर आपको मिल गया। आईपीएस की ट्रेनिंग के लिए आप गए, तो किस रूप में देखते हैं कि ट्रेनिंग, किस तरह की ट्रेनिंग होती है आईपीएस की? मुश्किल ट्रेनिंग होती है, शायद देश की सबसे मुश्किल ट्रेनिंग हो, और सभी तरह के चैलेंजेस रहते हैं, चाहे वो फिज़िकल चैलेंजेस हो, मेंटल हो, और चैलेंजेस से ज़्यादा शायद सबसे अच्छी ट्रेनिंग भी है। जो चैलेंजेस हम लोग को उस समय मिलते हैं, जिस तरह के हम लोग को बिज़ी रखा जाता है काफ़ी, सुबह 5 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक एक बड़ा ही रिगरस शेड्यूल रहता है, और क्लासेस भी होती हैं बीच में, फिज़िकल एक्टिविटीज़ भी होती हैं, रेगुलर एग्ज़ाम्स भी होते हैं, और बहुत वैरायटी भी होती है ट्रेनिंग में, चाहे वो हॉर्स राइडिंग हो, चाहे शूटिंग हो, चाहे अनआर्म्ड कॉम्बैट हो, चाहे स्विमिंग हो, चाहे फायरिंग हो, चाहे बैटल ऑब्स्टिकल असॉल्ट कमांडो कोर्सेज होते हैं, चाहे वो हों, चाहे टैक्टिकल कोर्सेज हों, चाहे अर्बन डेवलपमेंट के मॉड्यूल्स हों, बहुत ही वाइड डाइवर्स। और उसके अलावा हम लोग के अटैचमेंट्स बहुत सारे होते हैं, देश भर में हमारे अटैचमेंट्स होते हैं, अलग अलग जो अकेडमीज़ हैं, अलग अलग जो फोर्सेस हैं, उनके साथ अटैचमेंट होते हैं। तो बहुत ही एक यूनिक और बहुत ही एक्सपीरियंस अच्छा। ट्रेनिंग का कौन सा ऐसा पार्ट रहा जिससे आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आई हो करने में? हॉर्स राइडिंग में लोग सोचते हैं अरे यार बड़ा टेंशन वाला काम है, गिर गए तो पता लगे चोट लग जाएगी। स्विमिंग से किसी को बहुत ज़्यादा, क्योंकि पानी में जंप भी कराते हैं, इस तरह से क्या आपके लिए सबसे बड़ा मुश्किल रहा?
बहुत मुश्किल तो मुझे लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते। स्विमिंग मुझे पहले से आती थी और हॉर्स राइडिंग में मुझे मज़ा आता था काफ़ी। हॉर्स राइडिंग मुझे बहुत मुश्किल नहीं लगती थी। एक गिरने का डर हमेशा रहता है, लेकिन उन सब चैलेंजेस को वही ट्रेनिंग का पार्ट है कि आप डरे ना उससे। बाकी कुछ हम लोग यहाँ एक्टिविटीज़ काफ़ी टफ होते हैं। जैसे 40 किलोमीटर का रूट मार्च एक होता है, जिसमें आपको 10-15 किलो के बैग और 6 किलो की राइफल के साथ 40 किलोमीटर चलना होता है। एक मुश्किल पार्ट होता है। उसके अलावा भी फिजिकल एक्टिविटीज़ में कुछ चीज़ें होती हैं जो काफ़ी मुश्किल होती हैं। बट सब क्योंकि पूरा बैच एक साथ कर रहा होता है और हम लोग को एग्ज़ाम तक आते आते काफ़ी टफ बना दिया जाता है, तो सब हो जाती हैं। और ऐसा कुछ बहुत मुश्किल तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, ये सब चैलेंजिंग ज़रूर होती है। चूँकि ट्रेनिंग पूरी करने के बाद जब आप सर्विस में आए, जो वो युवा जिनका पिछले साल भी सिलेक्शन हुआ है, वो ट्रेनिंग कर रहे हैं और अंडर ट्रेनिंग वो ग्राउंड पर आ रहे हैं काम करने के लिए, आप उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस अपना शेयर करेंगे कि जब आप ग्राउंड पर काम कर रहे होते हैं? क्योंकि वो ट्रेनिंग में जो पढ़ाया गया है वो कितना आपको काम आता है, पब्लिक डीलिंग भी आपको करनी होती है, क्योंकि पुलिस एक ऐसी चीज़ है जो पब्लिक के बीच में रहकर काम करती है। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? ट्रेनिंग में इसकी ट्रेनिंग भी दी जाती है हमको, कि अगर पब्लिक होंगे, ऐसे सिनारियोज बनाए जाते हैं जहाँ पे हम लोग के सामने काफ़ी बड़े मॉब को लाया जाता है और मॉब कई बार वॉयलेंट होता है, तो तब आपको कैसे हैंडल करना है, क्या क्या ड्रिल्स होती हैं, कितने कंडीशन पे क्या हमको रिस्ट्रेंट करना है या क्या फोर्स एक्सरसाइज करनी है, ये सब ट्रेनिंग का पार्ट होता है। तो काफ़ी हद तक तो सीख जाते हैं, लेकिन फिर भी जब फील्ड पे आते हैं तो ज़रूर एक अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं, चैलेंजेस थोड़े अलग होते हैं और धीमे धीमे हम लोग तजुर्बे के साथ सीखते हैं। तो इसमें मुझे लगता है बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। सब जब सामने चीज़ें आती हैं तो बहुत चीज़ें नई होती हैं, और तभी जो विवेक होता है और जो सिलेक्शन भी होता है उसमें एक इमोशनल इंटेलिजेंस का बड़ा इंपॉर्टेंट खेल होता है। इंटरव्यू में भी इमोशनल इंटेलिजेंस पे काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं, तो वो एक ज़रूर एक क्वेश्चन सब में होता है और धीमे धीमे जब फील्ड में चैलेंजेस आते हैं तो उस हिसाब से वो टैकल होता है। कहते हैं रिजल्ट आता है, सिलेक्शन हो जाता है, लबाजना एक ऐसी जगह है जहाँ रिश्ते बनते हैं। तो क्या कहें, सक्की साहब की रिलेशनशिप की शुरुआत लबासना से हुई या पहले हो गई थी? नहीं, उसके ट्रेनिंग में आने के बाद ही हुई और उसके बाद मेरी बैचमेट थी पहले, वो IPS में, बाद में वो IAS ज्वाइन किया उन्होंने। आपकी वाइफ पहले IPS में सिलेक्शन था 19 में? ओके। उसके बाद वो IAS में, तो तभी से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, फिर हमारी शादी। यानी कह सकते हैं कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं, जो कहा जाता है कि सिलेक्शन हो जाता है, लबासना में भी अक्सर रिश्ते बन जाते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच शक्ति अवस्थी जी हमसे बात करने के लिए। शक्ति अवस्थी 2019 बैच के IPS ऑफिसर, जिन्होंने विदेश से नौकरी छोड़कर देश वापसी की और उसके बाद सोचा कि देश की सेवा करना है और ऐसा कुछ करना है जो अपने देश के लिए कुछ कर सकूं, और जिन्होंने पहले अटैम्प्ट में ही प्रीलिम्स मेंस क्लियर किया और इंटरव्यू तक पहुंच गए। उसके बाद IRS ऑफिसर बनते हैं और आज वो IPS बनकर देश की सेवा कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार। तो अभी कोई बता दे यार तू UPSC की तैयारी कर ले, तो उसमें लग जाते हैं। नहीं, ये ठीक नहीं है, एक काम कर, तू LLB कर ले, जुडिशरी में चला जा। तो उन बच्चों के लिए, उन युवाओं के लिए क्या कहेंगे आप? कोई भी फैसला लेना और कोई मुश्किल फैसला लेना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन बिना मुश्किल फैसले लिए आगे बढ़ पाना भी मुश्किल है। कितने घंटे की तैयारी आप करते थे? मान लीजिए अपना टारगेट लेके चलते हैं, यार मुझे 12 घंटे पर डे पढ़ाई करनी है, 14 घंटे करनी है, प्री निकल गया, कम से कम मेंस के लिए तो 17 घंटे 18 घंटे तक की तैयारी हम जो ना करने में लग जाते हैं। हमेशा टारगेट बेस्ड ही करें। मैंने घंटों से तो कभी पढ़ाई नहीं करी। जैसे अगर कभी गाने सुनना हो या किसी दोस्त से बात करना हो तो उसको जरूर अपना है, उससे एक माइंड फ्रेश रहता है, एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है। मेंस को लेकर हम बात करें तो मेंस को किन किन बातों में ध्यान रखकर तैयारी करनी चाहिए? उस क्वेश्चन में क्या क्या आंसर होना चाहिए वो उस पर क्लैरिटी रखना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेंस में। तो मेंस इज़ मोस्टली अबाउट प्रैक्टिस। GS की आपने प्रिपरेशन कैसे की थी? जो 6 सब्जेक्ट्स हैं GS के, पॉलिटी, इकोनॉमी, इकोलॉजी, ज्योग्राफी, इन सभी सब्जेक्ट्स में हिस्ट्री, इन सभी सब्जेक्ट्स की जो अपनी स्टैंडर्ड बुक्स हैं आप उनको फॉलो करें।